नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा स्टॉक में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ओपनिंग एक शानदार तेजी के साथ थी पर क्लोजिंग रही है एक गिरावट के साथ ही साथ दोस्तों अभी टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है, वो चीज़ भी आप लोग को कवर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आने वाले रिजल्ट्स में दोस्तों इस स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है उस चीज़ को भी कवर करने वाले हैं। बाय सेल के लिए दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। इस स्टॉक की प्राइस अगर देखते हैं तो प्राइस आप लोग को नजर आएगी दोस्तों ₹2.03 की क्लोजिंग। अब लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन का अगर डेटा अगर देखते हैं तो फिर से इस स्टॉक में गिरावट, वहीं लास्ट 1 महीने में गिरावट और 6 महीने में देखें तो गिरावट, और लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी एक रिकवरी अच्छी रिटर्न्स के तौर पर देखने को मिली, क्योंकि टॉप प्राइस 5 जुलाई को दोस्तों ऐड हुई थी ₹4.33, और कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव भी देखने को इस स्टॉक पे मिले थे। पर अभी वो चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं कवर होती हुई देखने को मिल रही थी। पर जब तो दोस्तों इस स्टॉक में इस लेवल से इस लेवल तक एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पर कंटिन्यूसली अगर इस कंपनी का डेटा अगर देखते हैं तो कंपनी का दोस्तों सबसे इस नेगेटिव डेटा के पीछे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सबसे बड़ा जिम्मेदार रहेगा। मैनेजमेंट के रीज़न ये देखने को मिल रहा है कि सबसे बढ़िया तो वॉल्यूम देखने को मिली, उसके बावजूद कंपनी के पास दोस्तों आज काफ़ी बड़ा दोस्तों टावर नेटवर्क है। पहली चीज़ तो क्या है कि कंपनी का जो टावर नेटवर्क है वो पहले तो चीज़ तो पूरी ऑल ओवर इंडिया में बस फैला हुआ है। जो 14+ से टेलीकॉम जो कंपनी 22+ सर्कल के अंदर कंपनी का जो सर्कल है 26,000 टावर का जो नेटवर्क है वो भी फैला हुआ है। पर कंपनी ने दोस्तों लास्ट टाइम क्लियरली ये बोला था कि कंपनी को पिछले 2 सालों के अंदर लगभग 14 जो कस्टमर थे उनसे अभी कंपनी का रिश्ता नाता टूट चुका है, यानी कि उनको उनसे प्रोजेक्ट मिलना बंद हो चुके हैं, जिससे कंपनी का 50% जो पोर्टफोलियो था वो ओन किया जाता था या मेंटेन किया जाता था, जिसमें दोस्तों काफ़ी चीज़ें थी। पर यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिली है कि आज के सेशन पर भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली, उसके बावजूद कंटिन्यूसली मार्केट के वही उतार चढ़ाव देखने को मिले। पर वो डिलीवरी आज काफ़ी शानदार रही है 33% की। भारतीय बाजारों की जो क्लोजिंग रही है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। और अभी कंपनी का डेटाबेस तो डेटा कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का काफ़ी उतार चढ़ाव वाला देखने को मिला। पर मेन चीज़ क्या देखने को मिली कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। उसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों काफ़ी बढ़िया अपडेट आज देखने को मिली है कि टेलीकॉम सेक्टर 2025 नया साल टेलीकॉम ग्राहकों को दे सकता है नई कई सेवाओं की सौगात, जिसमें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की हो सकती है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि दोस्तों कंपनी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार क्यों है, कुछ आप लोगों को पॉइंट क्यों आप लोगों को मैं क्लियर करा दूं। सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट आता है कि कंपनी नए बिजनेस को लेकर कुछ भी जो है चिंतित देखने को मिली नहीं। कंपनी नए बिजनेस को अगर प्लान करती है, नए बिजनेस को बनाने की अगर कुछ प्लानिंग करती है तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज़। और उसके बाद ये होता है कि कंपनी का जो लगातार जो बिजनेस ग्रोथ हो नहीं रहा, उसके बाद कंपनी अपने वर्तमान जो डेटा चल रहा है उसमें भी अगर बैलेंस शीट को अच्छी खासी तरीके से मेंटेन करती है, जिसमें कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से अगर कैपेबल देखने को मिलता है तो वो बढ़िया रह सकता है। पर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी कहाँ से, क्योंकि पहली चीज़ तो कंपनी के ऊपर अभी कर्ज देखने को मिल रहा है 3817 करोड़ का। वो एक बात अच्छी निकली कि कंपनी ने Q2 रिजल्ट्स के अंदर कर्ज कम करने की कोशिश की, भले ही कंपनी का जो लॉस था वो भले ही बड़ा हो, पर कंपनी ने कर्ज कम करने की कोशिश की, क्योंकि कंपनी का जो 3901 करोड़ का जो कर्ज था Q2 के पहले, तो Q2 के बाद दोस्तों कंपनी का कर्ज हुआ है 3817 करोड़ का। यानी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं कंपनी ने पॉजिटिव सोचने की प्लानिंग बनाई है कि कर्ज कम करने की कोशिश की। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कंपनी की तेज़ी से जो DI की इन्वेस्टमेंट थी वो भी अब घटती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ FI का तो डेटा पहले ही खत्म था और यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो डेटा कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर कंपनी का देखने को मिल रहा है दिन ब दिन। और कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर से दोस्तों कुछ उम्मीद देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि कंपनी की पहली चीज़ ये थी कि कंपनी को लगातार लंबे वक्त से दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट ना मिलना, ये सबसे बड़ी ये कमजोरियां थी। और उसके बाद दोस्तों इस समय एलन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयार रेडी है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को लेकर आवेदन किया था वो हालांकि स्टारलिंक को इसकी मंजूरी भले ही ना मिली हो, पर आने वाले टाइम में दोस्तों इसका जो मंजूरी है वो मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेली मार्केटिंग कंपनियों पर पेनल्टी लगेगी। जून तक सभी सर्किलों में दोस्तों BSNL की 4G सेवाओं मिलती हुई नजर आ सकती है। यानी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया मिल रही है कि ऑल ओवर इंडिया में जून तक दोस्तों एक बार फिर से जो है BSNL की जो सरकारी गवर्नमेंट स्वामित्व वाली जो कंपनी है उसका नेटवर्क फिर से एक्टिव हो जाएगा, 4G नेटवर्क। क्योंकि अभी कंपनी 3G सेवाएं अभी प्रोवाइड कर रही है, उसके बावजूद भी अपने टेरिफों में बढ़ोतरी नहीं कर रही। और बाकी कंपनियां एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो लास्ट टाइम ही 20 से 25% अपने टेरिफों में बढ़ोतरी
एंट्री की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में एक जो हाहाकार मचा था कि कंपनी ने एक बार फिर से अपनी जो टैरिफ है वो बढ़ा दी थी और उसी के बाद ये चीज़ें देखने को कमजोरियों के तौर पर देखने को मिली। और एयरटेल की बाद एयरटेल जियो वोडाफोन आइडिया की दोस्तों जैसे ही टैरिफों में बढ़ोतरी हुई, बीएसएनएल की वापस अच्छी मार्केट में एंट्री हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसका अच्छा खासा साथ देने का काम किया है और अभी लगातार काफ़ी अच्छी जो रिकवरी है वो बीएसएनएल में देखने को मिल रही है। तो इस वजह से बीएसएनएल जो कम बजट में अच्छा काम करके दे सकते हैं ऐसी कंपनियों की वर्तमान में तारा पहले से ही कर रही है। तो जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियों को उनके पास जाना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट आपके रेडी कर सकते हैं टाइमली और कम प्रोजेक्ट कम पैसों के अंदर। तो ऐसी कंपनी कहीं ना कहीं नए प्लानिंग, नए कुछ इन्वेस्टमेंट, नए इन्वेंशन पर अगर कार्य करने की प्लानिंग अगर करती है तो कंपनी का जो कर्ज है आने वाले समय में खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। पर कंपनी को उस नया प्लानिंग कर नहीं रही है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी की नैया किस तरफ जाएगी। और कंपनी का जो डेटाबेस था वो पहले ही कितना कमजोर ज़्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि अभी कंपनी के पास दोस्तों अच्छा खासा बिजनेस से जो डेटा है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास 26,000 प्लस टावर्स है। सबसे पहली बड़ी चीज़ सोचने वाली ये है। और कंपनी के दोस्तों जो कर्मचारी हैं वो भी 5,000 प्लस है, जो हैप्पी टीममेट कस्टमर है, जो हैप्पी टीममेट है, जो कार्य करने के लिए एक अच्छी जो माइंड सेट है वो ये प्लानिंग के तौर पर कार्य करते हैं। और उसके बाद अगर आज की वॉल्यूम अगर देखते हैं तो मार्केट में दोस्तों पहले ही डगमगाहट देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी का जो डेटा था वो पहले ही कमज़ोर तेज़ी से हो रहा था। और अभी मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आरएसआई इंडिकेटर पर अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 41.22 अंकों पर आरएसआई इंडिकेटर कारोबार कर रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के करीब ही है कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसके आसपास ही मर रहा है, जो एक नेगेटिव आंकड़ा रहेगा, एक वीक आंकड़ा रहेगा। क्योंकि पहली चीज़ क्या थी कि वॉल्यूम आज सेलर्स की तरफ ज़्यादा देखने को मिली है, सेलिंग पे ज़्यादा वॉल्यूम नजर आई है, जो देखने को मिल रही है काफ़ी बड़ी 7,61,00,000 की। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं और इसी के चलते कंपनी का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को नेगेटिव ही मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी इस पर देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट जनरेट हो नहीं रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 11% का देखने को मिल रहा है, जो कोई ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर देखे या शॉर्ट टर्म के या मिड टर्म के, तो दोस्तों यहाँ पे मूविंग एवरेज के जो टारगेट है आप देख सकते हैं कि 5 दिन का कैसा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके बाद अगर बात करते हैं तो कंपनी के 10 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का या 200 दिन का, तो टारगेट और आप प्राइस देख सकते हैं कि कंपनी का आखिरकार डेटा कैसा चल रहा है, आने वाले टाइम में कैसी इसका जो रिजल्ट रह सकता है। क्योंकि आने वाले Q3 रिजल्ट्स पर दोस्तों जिस प्रकार काले बादल छाए हुए हैं, क्योंकि कंपनी का लगातार डीआई के जो इन्वेस्टर हैं वो कंपनी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एफआई का भी तेजी से पहले ही साथ छूट रहा था और अब और छूट रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंपनी के नेगेटिव पक्ष में जाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की दोस्तों Q3 के लिए ट्रेडिंग विंडो जो है 1 जनवरी से आज क्लोज हो चुकी है 48 घंटे के लिए। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।